अब देखो आगे दो वेरिएशन हो चुके हैं वेरिएशन ऑफ जी। एक हो चुका है हाइट और एक हो चुका है डेप्थ और उसका ग्राफ भी बनाया था अपन ने। अब अपन लेने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। अर्थ गोल घूम रही ना अपने एक्सिस के अराउंड, उसके लिए। पर इसको एक बार भूल जाओ, उससे पहले मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो एक बार याद रखना, आगे काम आएंगे। सबसे पहले ले रहे हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 12th में है, फिर से बोल रहा कि अभी काम आएगा इसलिए लेना पड़ रहा। पहले ये ग्रेविटेशन चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में था और 11th में नहीं था। सर्कुलर मोशन था पहले और सर्कुलर मोशन पूरा था, मतलब अभी आप जैसे 11th में अपने को आधा है आधा 12th में, ऐसा नहीं था। पूरा सर्कुलर मोशन नहीं था 12th में। और उसके बाद ग्रेविटेशन था, तो ग्रेविटेशन में वो सारे फॉर्मूले काम आ जाते थे, पर अब इन्होंने आधा आधा कर दिया और ग्रेविटेशन इधर डाल दिया। ठीक है, समझा नहीं। अब अपन ले रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, दोनों अलग है। देखो सपोज अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, तो एक ही एक्सेलरेशन रहेगा व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल था, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और अपन ने उसको नाम दिया था रेडियल एक्सेलरेशन। एक बार सर्कुलर मोशन मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था, देख लेना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे अपन ने उसको बोला था। नाउ जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन कौन सा जीरो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? टेंजेंशियल, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये डायरेक्शन के लिए, ये मैग्नीट्यूड के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला था एक बार सर्कुलर मोशन देख लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, फिर भी सर्कुलर मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, क्योंकि दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, अब समझना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में आएंगे, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये ऐसे झूला है, समझो बेस फिक्स है, चेन है, चेन से चेयर सस्पेंडेड रहती है वहां पे, ये ऐसे बहुत सारे हैं, अभी हम सिर्फ दो ही बता रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने चेन से, बहुत बार मूवीज वगैरह भी बताते हैं जिसमें हॉर्सेस वगैरह अटैच रहते, वैसे है समझो। तो चेन से अटैच है और अब ये गोल घूमने वाला है। जैसे ही ये गोल घूमना शुरू करेगा, आप लोग देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप बैठे हैं यहाँ पे, अब इसने गोल घूमना शुरू कर दिया तो चेन ऐसी हो जाएगी और अपनी चेयर थोड़ी सी ऐसे स्लांट हो जाएगी। वी कैन फील दैट, अपन ऐसे टेढ़े हो जाएंगे ना, तो रोटेट होते समय ऐसे थे, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, पी साइलेंट है। सूडो फोर्स मींस इमेजिनरी फोर्स। इसके कुछ और एग्जांपल भी है, बता दो। और ये सूडो फोर्स सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में। ये सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए इसमें भी सूडो फोर्स है, पी साइलेंट है, नहीं तो पी सूडो कर देंगे, सूडो फोर्स, पी साइलेंट, बस स्पेलिंग बराबर लिखना। और उसको यहाँ पे नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल बता था सूडो फोर्स के पहले, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के देखेंगे। देखो कभी कभी कैसा होता, टू व्हीलर रुकी हुई है, अपन अपने दोस्त के पीछे बैठे हैं, उसने टू व्हीलर एकदम से चालू करके और स्पीड में आगे ले गया, तो अपने को बैकवर्ड जर्क लगता, देखो बैकवर्ड जर्क, ठीक है। तो लोअर पार्ट जो गाड़ी के कांटेक्ट में है वो तो वही वो जो कांटेक्ट में वो आगे चले जाएगा व्हीकल के साथ, बट जो फेस है अपना, जो गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा और वो वहीं झुक जाएगा, यानी अपने को कौन सा जर्क लगता? बैकवर्ड जर्क। एक्सीलरेटेड मोशन, कांस्टेंट स्पीड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मान लो रुकी हुई है टू व्हीलर और उसने एकदम से शुरू कर दिया तो अपने को बैकवर्ड जर्क लगता। इससे अच्छा एग्जांपल दूसरा देखो, बस में है अपन, मेरे हाथ में दो ग्लास है पानी से भरे हुए, अगर बस कांस्टेंट स्पीड से जा रहे तो मैं एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जा सकूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही मैं ले जाने लगा, बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, हुआ होगा ना, ब्रेक लगा दिया, अपने को लगेगा फॉरवर्ड जर्क। जब शुरू किया था एकदम से तो बैकवर्ड जर्क, अब जब एकदम से रोक दिया तो
फॉरवर्ड जर्क। क्यों फॉरवर्ड जर्क सुनना, और अपन गिर जाएंगे। अगर अपन ने पकड़ा हुआ नहीं है तो अपन गिर जाएंगे, और अगर अपन ने पकड़ के भी रखा है हैंडल वगैरह को तो अपन सामने की तरफ जाएंगे। वो हम कभी बैठे भी हैं, एकदम से किसी ने ब्रेक लगा दिया तो सामने जा सकते हैं अपन। व्हीकल या फिर फोर व्हीलर में देखो सीट बेल्ट लगाने को बोलते हैं सामने वाली सीट पे, क्योंकि मान लो कभी एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी एकदम से रुक जाएंगी, तो ड्राइवर और जो सामने बैठा है ड्राइवर सीधा वो व्हील को जाके टकराएगा और जो बाजू में बैठा है वो ग्लास को जाके टकराएगा, डेंजरस हो सकता, इसीलिए सीट बेल्ट लगाने को बोलते हैं। ठीक है, तो रुकने से क्या होता देखो, पहले तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है पूरी बॉडी, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी रुक गई, तो लोअर पार्ट, अपना जो लोअर पार्ट है वो गाड़ी के साथ रुक गया, बट जो हेड है अपना, ये हेड वो फ्री है, गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है, वो फॉरवर्ड मोशन अपना कंटिन्यू करेगा। तो कौन सा जर्क लगेगा, फॉरवर्ड जर्क। किसी ने धक्का मारा क्या, ब्रेक लगाने के बाद जा धक्का मारा, नहीं, वहां कोई फोर्स नहीं है, बॉडी ने खाली अपना मोशन कंटिन्यू किया है, बॉडी ने अपना मोशन कंटिन्यू किया है। फिर से सुनना, अपन गाड़ी में बैठे, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एकदम से अगर ब्रेक लगाया तो अपन सामने की तरफ जाते हैं, हुआ होगा, हर एक के साथ हुआ है, टू व्हीलर पे भी होता है, एकदम से ब्रेक लगाया तो अपन सामने वाले पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जब ब्रेक लगाते हैं सडनली ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी मैक्सिमम से जीरो, कौन सा मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, लोअर पार्ट जो गाड़ी के कांटेक्ट में है वो तो गाड़ी के साथ रुक गया, बट अपर पार्ट जो है यानी हेड वो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, तो उसको कौन सा जर्क लगेगा, फॉरवर्ड जर्क। कौन सा जर्क लगेगा, फॉरवर्ड जर्क। उसी तरह अगर गाड़ी एकदम से रुकी हुई है और एकदम से चला देंगे फुल स्पीड में, तो होता क्या, लोअर पार्ट जो है कांटेक्ट में वो तो गाड़ी के साथ आगे चला जाएगा, बट अपर पार्ट ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कौन सा जर्क लगेगा, बैकवर्ड जर्क। कौन सा जर्क लगेगा, बैकवर्ड जर्क। तो यहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा अपने पे, ये हो रहा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। रुकी हुई बॉडी रुकी हुई रहने की कोशिश करेंगे, और जो मूविंग बॉडी है वो लोग सोचेंगे कि भाई मैं मोशन में ही रहूं। ठीक है, अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो अपोजिशन मिलेगा, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब सुनो वापस से, व्हीकल रुका हुआ है, अपन बैठे हैं तो अपनी पूरी बॉडी रेस्ट में है व्हीकल के साथ, एकदम से स्पीड बढ़ा दिया, अब एकदम से स्पीड बढ़ाए तो जो लोअर पार्ट कांटेक्ट में है वो तो आगे चला गया, बट अपर पार्ट जो हेड है जो कांटेक्ट में नहीं है, इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो गाड़ी आगे चलेगी, हेड वहीं रहेगा, तो कौन सा जर्क लगा, बैकवर्ड जर्क। कौन सा जर्क लगा, बैकवर्ड जर्क। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब गाड़ी मूव हो रही है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से अपन आगे 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 मूव हो रहे पूरी बॉडी, बट एकदम से ब्रेक लगाया तो लोअर पार्ट रुक गया, ऊपर वाले पार्ट ने अपना मोशन कंटिन्यू किया, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अपना मोशन कंटिन्यू किया और उसको कौन सा जर्क लगा, फॉरवर्ड। तो वहां कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा अपने ऊपर, ठीक है, कि किसी ने धक्का दिया, किसी ने पीछे खींच लिया, ऐसा नहीं हुआ है, तो वो हुआ है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बॉडी अपना मोशन कंटिन्यू करेगी, या रेस्ट की पोजीशन है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। तो न्यूटन्स लॉ अगर अप्लाई करने हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो अगर अप्लाई करने हैं तो वहां पे इमेजिनरी फोर्स कंसीडर करते हैं, दैट इमेजिनरी फोर्स इज सूडो फोर्स। सर्कुलर मोशन पे आ रहे हैं अभी अपन, तो एक था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक था इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एक बार सोचो, समझ में आएगा। ठीक है, देखो बस में खड़े हैं, ठीक है, बस चल रही, अपन ज्यादा होशियार है, अपन हाथ छोड़ के ऐसे आराम से जेब में हाथ डाल के खड़े। अब बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया तो हुआ होगा कभी अपने को जर्क लगता, अपन सामने की तरफ गिर जाते, तो जो लेग्स है वो तो बस के साथ रुक गए, पर अपर पार्ट अपना मोशन कंटिन्यू करेगा, तो इसीलिए होल्ड करके रखना पड़ता, तो भी अपने को थोड़ा जर्क लगता पर अपन संभाल लेते अपने आप को। ठीक है, सीट बेल्ट का लॉजिक बता, देखो हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत। सर्कुलर मोशन में भी आ रहा है, तो ये जो दो एग्जांपल बताए इनर्शिया की वजह से, फिर से सुनना, अगर व्हीकल रुका हुआ है, टू व्हीलर में है या फोर व्हीलर में है या बस में है या ट्रेन में है, कहीं पे भी है, ठीक है, अगर रुकी हुई है तो ठीक है, अपन भी रेस्ट में, वो व्हीकल भी रेस्ट में है, ठीक है, सीट, ये समझो सीट है ना, एकदम से शुरू हो गया तो सीट और अपना लोअर पार्ट वो तो सामने चला गया पूरा, बट अपर पार्ट जो कांटेक्ट में नहीं है वो कोशिश करेगा टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला गया, ये वहीं रह गया, तो
कौन सा जर्क लगा, बैकवर्ड जर्क। तो रुका हुआ है, रुके हुए रहने की ही कोशिश करेगा, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे पर एकदम से रोक दिया, ठीक है, एकदम से रोक दिया तो लोअर पार्ट तो रुक गया बट अपर पार्ट अपना मोशन कंटिन्यू करेगा और सामने जाके टकरा जाएगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो अपना मोशन कंटिन्यू कर रहा, तो ये है, यहाँ कोई फोर्स नहीं है बट एक्सप्लेन करना है या न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो एक इमेजिनरी फोर्स कंसीडर करेंगे, सूडो फोर्स। तो अब सर्कुलर मोशन पे आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। अभी ये दो सूडो फोर्स बताए, ये है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो समझो, आगे चलते हैं, सर्कुलर मोशन पे आ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दिया है पहले सूडो फोर्स को अलग, सर्कुलर मोशन में, पर दो समझ में आया, हुआ होगा, कई बार होता, देखा भी होगा आप लोगों ने, एकदम से ब्रेक लगा दिया, अपन पीछे बैठे तो अपन आगे वाले पे जाके गिर जाते, या एकदम से शुरू कर दिया तो अपन पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करना होता है ऐसा बहुत बार। अब टर्न में भी आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, अब आ रहा है अपन सूडो फोर्स कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, सर्कुलर मोशन में। जब गाड़ी टर्न लेती, अब जितना ज्यादा स्पीड से टर्न लेंगे, हुआ होगा आप पकड़ के बैठे हैं फोर व्हीलर में और गाड़ी टर्न ले रही, तो आपको थोड़ा सा ऐसे महसूस होता है कि यार पुश अवे अवे, अपन ऐसे दूसरी तरफ जाते हैं, यानी टर्न ले रहे ये साइड में तो सेंटर से दूर की तरफ पुश होते, जैसे ये पुश हुआ है, सेंटर से दूर की तरफ पुश होते, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, गाड़ी तो टर्न ले रही, तो लोअर पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ टर्न ले रहा, बट अपर पार्ट अपना डायरेक्शन टेंजेंशियल कंटिन्यू करेगा, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्ट्रेट लाइन में समझा दिया, दूसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी स्ट्रेट लाइन के लिए था। अब ले रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी पूरी बॉडी सीधा जा रही थी पहले, गाड़ी ने एकदम से टर्न लिया, ये भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी जब एकदम से टर्न लेती तो अपन दूसरी तरफ पुश होते, टर्न ले रहे लेफ्ट में तो अपन राइट में पुश हो रहे, अवे फ्रॉम द सेंटर। देखना, तो गाड़ी ने टर्न ले लिया, पहले सीधा जाते, गाड़ी ने एकदम से टर्न ले लिया, तो लोअर पार्ट जो गाड़ी के कांटेक्ट में वो तो पलट गया, ठीक है, ये देखो ये इधर टर्न ले रहे तो सीधा सीधा है, फिर टर्न ले लिया, ये गाड़ी के साथ जो लोअर पार्ट था वो तो टर्न में आ गया, बट अपर पार्ट अपना टेंजेंशियल मोशन फॉलो करेगा, टेंजेंशियल मोशन, तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। उस सूडो फोर्स को नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां आप लोग देख सकते हैं, बैठते समय अपन सीधे इसमें बैठे थे, पर जब वो गोल घूमना शुरू करता तो इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखो ऑब्जर्व किया होगा, वो डांसर्स रहते ना जो रोल करते, ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट है समझो, तो जब वो रोल करते तो एक पहले स्ट्रेट था, फिर बाद में कोनिकल शेप बन जाता, ठीक है, कथक वगैरह डांसर्स जो रहते, ड्राइंग तो करा दी है, छोड़ो, हाँ ये समझो स्कर्ट है, अभी ये स्ट्रेट है, जैसे ही वो रोटेट होना शुरू करते तो एक कोनिकल शेप जैसा बन जाता है ऐसे, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब देखो आगे और भी एग्जांपल बता रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है वो सर्कुलर मोशन में समझ में आएगा। उसके बाद देखो, अगर एक ग्रामोफोन डिस्क लेंगे, ठीक है, और उस पे एक कॉइन रख देंगे तो कॉइन धीरे धीरे दूर जाएगा, रोटेट होते होते, यानी रोटेट होते जा रहा है, धीरे धीरे उसकी रेडियस बड़ी होते जाएगी, यानी दूर जाते जाएगा, और एक कंडीशन आएगी कि नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक एग्जांपल बताता, घर पे करके देखो, पर घर के बाहर था, घर में अंदर देखो, छोटी सी बकेट लेना अगर होंगी तो, या स्टील की बकेट ले लेना छोटी, ऐसी छोटी बकेट लेना, और जो ओपन है इसमें पानी डालो और इसको एक धागा बांधो, ये बकेट है, छोटी सी बकेट लेने की कोशिश करना, या स्टील के घर में छोटे से रहते हो डब्बे, उतना छोटा सा डब्बा या उतनी छोटी सी बकेट लेना, उसमें पानी डाल देना, ठीक है। अगर आप बकेट को उल्टा करेंगे तो डेफिनेटली पानी गिर जाएगा क्योंकि ओपन है। अब क्या करो, धागा बांधो इसको और इसको धीरे धीरे पहले ऑसिलेट करो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा, धीरे धीरे ऑसिलेट करो और एकदम से जोर से गोल घुमा दो।
अब गोल घुमाने के बाद क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बकेट पहुंचेगी, अब सर्कल कंप्लीट हो रहा, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है ऐसे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बकेट पहुंचेंगी तो पानी नीचे गिर जाना चाहिए था, बट वो पानी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी बताया कि आप जैसे झूले में बैठेंगे तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, अपने पे फोर्स एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, फिर से समझना, ठीक है। अपन जब टर्न ले रहे, अपन स्ट्रेट जा रहे थे, एकदम से टर्न ले लिया तो लोअर पार्ट तो गाड़ी के साथ टर्न में आ गया, बट अपर पार्ट अपना टेंजेंशियल मोशन कंसीडर करेगा या फॉलो करेगा, तो वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। फोर व्हीलर में आप लोगों ने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, या फिर देखो अपन जब टर्न लेते तो अपन गाड़ी ऐसे नहीं कि ऐसे टर्न पलटा लिया, अपन थोड़ा सा झुकते टर्न की तरफ, क्यों? क्योंकि दिमाग को पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर मैं ऐसे हूं और कोई मेरे को धक्का मारे तो मैं फटाक से गिर जाऊंगा, बट अगर मैं आगे झुक के खड़ा हूं और अब मेरे को कोई फोर्स लगाए तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को गिराने के लिए। वही अपन कर रहे हैं कि अपन टर्न लेते समय थोड़ा सा झुकते, ऑब्जर्व करना, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा आप लोगों को झुकना पड़ेगा। रेस देखी होंगी अगर आप लोगों ने, टू व्हीलर्स की वो फॉर्मूला रेसेस रहती है ना, फॉर्मूला 1 या कार की रहती होंगी, तो वो रेस देखना टू व्हीलर वाले, तो वो इतना ज्यादा झुकते कि उनकी नीज ग्राउंड को टच करते, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है। अपन सिटी में इतनी स्पीड में नहीं चलाते, फिर भी आप टर्न पे ऑब्जर्व करना, जब स्पीड ज्यादा है थोड़ी और आप टर्न ले रहे तो आप थोड़ा सा सेंटर की तरफ झुकते। क्यों झुकते? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करना है। अगर अपन नहीं झुकेंगे और ज्यादा स्पीड में है तो गाड़ी गिर जाएगी। तो वो दिमाग में अपने आप चलाते चलाते वो लॉजिक आ जाता है, दैट इज ऑल्सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये करके देखना, अगर आप ऐसी बकेट उल्टी कर देंगे तो पानी सारा नीचे गिर जाएगा। अभी भी बकेट उल्टी है पर सर्कल में है, तो धागे में है सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में है, पर एक और फोर्स एक्ट होगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो उस पानी को नीचे नहीं गिरने देगा, पुश करके रखेगा दीवार की तरफ, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्जर्व करो, देखो ये डेफिनेटली करके देखना। स्टील के घर में छोटे बकेट रहते हैं विद हैंडल, या प्लास्टिक के बकेट होंगे तो बहुत ही बढ़िया, घर के बाहर रखना, ठीक है। उसको एक अच्छा मजबूत धागा या रस्सी बांध दो और पहले धीरे धीरे ऑसिलेट कराओ और एकदम से सर्कल में दे दो और उसको सर्कल में घुमाते रहो। पानी नीचे गिरने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप ऊपर ले जाके सर्कल नहीं दे पाए, यानी इतना फोर्स नहीं दे पाए कि सर्कल कंप्लीट हो, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और वहां से नीचे आएंगी बकेट तो पानी नीचे गिर जाएगा। पर अगर आपने अच्छे से सर्कल दे दिया उसको और वो सर्कल में गोल घूम रही, तो ये पानी नीचे गिरने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बकेट पलट रही बट पानी अपना टेंजेंशियल मोशन कंसीडर करेगा, तो पुश रहेगा वो टुवर्ड्स द फ्लोर, समझो इसका जो बेस है उसकी तरफ, तो दैट इज इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। और चेन का एग्जांपल जो बताया था, वो चेयर यहाँ है, तो चेयर आगे कहां तक जाएंगी? जब तक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम नहीं हो जाते। अगर आप और स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा रहे तो और ज्यादा दूर जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी और बढ़ेगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो यहां अगर सेम हो गए तो इससे आगे नहीं जाएंगे, फिर आप जैसे जैसे स्पीड कम करेंगे ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाएगा। जब रुक जाएंगे, सर्कुलर मोशन खत्म, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म। अब इसमें क्या काम है वो देखेंगे बाद में, पर ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और एग्जांपल बता दें, वॉशिंग मशीन का ड्रायर। आजकल तो ऑटोमेटिक आते हैं, पर मैं सेमी ऑटोमेटिक की बात कर रहा। यहाँ पे ऐसे एक रॉड रहता, ये कपड़े धोने के लिए, ठीक है, और यहाँ एक बकेट जैसा रहता बाजू में दूसरी तरफ, जिसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं जहां अपन कपड़ों को ड्राई करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, क्योंकि ऑटोमेटिक में पता नहीं चलता, उसमें एक ही कंपार्टमेंट रहता, उसमें ही पानी डाल दो, सर्फ डाल दो और छोड़ दो, वो अपने आप धो भी लेंगी, सुखा भी देंगी और फिर अपने को अलार्म देंगी। जबकि सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता, आप एक तरफ कपड़े धोते, फिर आपको पता है धुल गए तो आप निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में डालेंगे उनको सुखाने के लिए। अब यहाँ क्या होता समझना,
ये स्पिनर है, एक्चुअल में ये स्पिनर है। हम बचपन में क्या सोचते थे कि वहां से गर्म हवा निकलती होंगी और गर्म हवा थोड़ा सा कपड़ों को सुखा देती होगी, पर ऐसा नहीं है फिलहाल के लिए उसमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो वहां क्या होता, एक कंटेनर है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ये मोटर के ऊपर रखा हुआ है, जो पूरा कंटेनर रोटेट होने वाला है। आप अगर यूज कर रहे होंगे, गर्ल्स ने भी शायद देखा भी हो, बॉयज भी देखना, ऑब्जर्व करना वो वॉशिंग मशीन। तो इसमें इस कंटेनर में छोटे छोटे होल्स हैं, ऑब्जर्व करना, छोटे छोटे होल्स हैं। अब इसमें कपड़े डालने के बाद एक छोटा सा उसमें लीड भी रहता जो एकदम टाइटली उसमें फिट हो जाता। अब कपड़ों के अंदर पानी है, ठीक है, जो निकालना है। अब इस मशीन को रोटेट करते उसमें, तो स्पिनर है, रोटेट होता हुआ, आप फील कर सकते हो रोटेशन, वाइब्रेशन वॉशिंग मशीन में, तो रोटेट होता। रोटेट होने की वजह से जो फ्री है लिक्विड ड्रॉप्स, पानी है ना कपड़ों के अंदर, तो जैसे ही अपन उसको रोटेट करना शुरू करेंगे, द लिक्विड ड्रॉप आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इन छोटे छोटे होल्स में से वो पानी बाहर आ जाए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो लिक्विड ड्रॉप जो फ्री है, कपड़े तो फ्री नहीं है, टाइटली उसमें पैक किए हैं, तो जैसे जैसे वो रोटेट होते जाएंगे, स्पीड से रोटेट होता स्पिनर, तो पानी के जो ड्रॉप्स हैं कपड़ों में फंसे हुए, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और इन छोटे छोटे होल्स में से वो बाहर आ जाएंगे। तो ये ड्रायर है, एक्चुअल में ये स्पिनर है, उसमें आप स्पिन करेंगे, ठीक है, देखो, तो ड्रॉप्स बाहर निकल जाएंगे बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा एग्जांपल, ब्लड। ब्लड में अगर आरबीसी सुना हो ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स वगैरह कितने हैं, तो वो देखना है। तो अपने को पता ही है, अपना तो खून पानी, गाने में भी सुना होगा आप लोगों ने कि मैक्सिमम खून में पानी है, वाटर है, ठीक है, प्लाज्मा बोल सकते हो उसको थोड़ा सा। अब देखो, टेस्ट ट्यूब में भी यह ब्लड अभी फिलहाल पूरा रेड कलर का है, क्योंकि आरबीसी जो है वो पूरे इसमें लिक्विड में स्प्रेड है। तुम लोगों ने देखा होगा एक मशीन रहती है ऐसी मटकी जैसी, राउंड शेप में या अलग अलग शेप में आती है, उसके ऊपर कैप है यहाँ पे, और उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं टेस्ट ट्यूब रखने के लिए ऐसे। अब जब ये टेस्ट ट्यूब लेके यहां रखेंगे और इसको गोल घुमाएंगे, तो एक्चुअल में क्या हो रहा देखना, तो अपन ऐसे सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, पुराने जमाने की मशीन। ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें पहले पूरा ब्लड है, अब इसको जोर से रोटेट करने वाले, सर्कुलर मोशन देंगे। तो पहले वो हाथ से घुमाते थे, यहाँ हैंडल रहता था, उससे गोल घुमाते थे, तो ये टेस्ट ट्यूब ऐसे गोल घूमेगा वहां पे, सर्कुलर मोशन। तो इसमें जो ब्लड में छोटे छोटे, मिटा दिया मैंने ब्लड, ये ब्लड, तो इसमें आरबीसीज है, इसलिए पूरा ब्लड लाल दिख रहा। जब इसको रोटेट करने की शुरुआत करेंगे, तो जो डेंस पार्टिकल है यानी आरबीसीज है, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, और वो इस लिक्विड में से सेपरेट हो जाएंगे और दूर। अब ऊपर आपको पानी दिखेगा, प्लाज्मा दिखेगा, और जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इंडस्ट्रीज में भी ब्लड नहीं यूज होता, पर अगर सोल्यूशन में कुछ पार्टिकल मिक्स है, तो पार्टिकल सेपरेट करने के लिए ये लॉजिक यूज करते हैं। स्पिन करेंगे उसको जोर से, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की वजह से जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल है, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, आरबीसी पार्टिकल्स है, तो डेफिनेटली उनकी डेंसिटी ज्यादा है, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। और अब जब आप टेस्ट ट्यूब निकालेंगे वो वापस, तो आपको ऐसी अरेंजमेंट मिलेगी, आरबीसीज यानी जो रेड वाला पार्ट है वो आपको पूरा नीचे कंसंट्रेटेड मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा अपने को वाटर जैसा, प्लाज्मा जैसा अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी कौन सा फोर्स यूज हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सब एग्जांपल ये बताते हैं कि जब आप किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, और जैसे ही बॉडी रोटेट होना शुरू होगी, उस पे एक और फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये याद रखो, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन में आएगी, एक फोर्स और एक्ट होगा उस पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो व्हीकल का वापस एक बार देखना, फॉरवर्ड जर्क लगता है या बैकवर्ड जर्क लगता, वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि जब टर्न ले रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स है या जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन कार में है,
दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, दे आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। बकेट वाला एग्जांपल डेफिनेटली करके देखना। वॉशिंग मशीन देख सकते हैं आप लोग, स्पिनर है, उसमें छोटे छोटे होल्स के साथ जैसे ही वो स्पिन होना शुरू होता तो लिक्विड ड्रॉप्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। या फिर ये भी एग्जांपल करके देख सकते हैं। बॉटल है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी भरा है, फ्लैट सरफेस है, अब आप उस बॉटल को रोटेट करना शुरू करो तो एक ऐसा फनेल जैसा शेप वहां पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, फनेल जैसा, लिक्विड पार्टिकल्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो एक फनेल जैसा शेप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहां कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई फोर्स नहीं है, इसलिए उसको सूडो फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। बट पार्टिकल अपनी सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन टेंजेंशियल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने व्हीकल में बताया, फिर से देखो कि अपन जब जा रहे हैं, व्हीकल ने टर्न ले लिया तो लोअर पार्ट तो टर्न ले लेगा, बट जो अपर पार्ट है इसको पार्टिकल की तरह इमेजिन करो तो इट विल कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन मोशन। बाकी चलेगा इधर और अपन जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, मींस वी आर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फोर्स का नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके इक्वेशन सेम सेंट्रीपिटल जितने रहेंगे। अभी मैंने बताया कि जब वो झूले में आप रोटेट होंगे तो जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। अगर आपने रोटेशन की स्पीड बढ़ाया तो वो भी स्पीड बढ़ जाएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाएगा, यानी और दूर जाएंगे आप। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन वही रहेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर m v स्क्वायर अपॉन r m v ओमेगा, सिर्फ डाल देंगे माइनस साइन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। Centripetal force is directed toward the center, centrifugal force is directed away from the center. अब अपन ये शुरू करेंगे वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या काम है वो देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो, मतलब दिमाग में रखो, ये वापस से आएगा सब सर्कुलर मोशन में 12th स्टैंडर्ड। ये बेटा है, एक बार देख लो। देखो, अब वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ शुरू करने से पहले एक और चीज याद रखो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो समझ में आ गया, अब याद रखो लैटिट्यूड। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, किसी भी जगह की एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स रहते ग्राफ में। अर्थ के ग्लोब पे ड्रॉ करते वैसे तो अपन, और ग्राफ अपन स्ट्रेट बना देना ऐसे, तो ऐसे लाइंस रहते कुछ और ऐसे लाइंस रहते कुछ। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, नॉर्थ साउथ वो भी रहता उसमें। जैसे ऐसे लिखते हैं 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री साउथ लॉन्जिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। ज्योग्राफी में हुआ है, जैसे बच्चे अगर लाइन में खड़े हैं तो अपने को किसी बच्चे की अगर एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो अपन पहले बताएंगे रो, कि बोलेंगे सेकंड रो, तो अपन ये सारे बच्चों को फॉलो करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम यहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो 2 3, तो ये एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। वैसे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ज्योग्राफी में होगा, आप लोगों ने पढ़ा है 10th तक। तो दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एनी कंट्री, कंट्री बोलने से अच्छा बोलेंगे एनी पॉइंट ऑन दैट ग्लोब। जैसे अमरावती बता रहे हैं तो अमरावती के भी फिक्स लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है, तो वो देखेंगे अगर मैप में तो वहां आपको परफेक्ट मिल जाएगा। या किसी को लोकेशन भेजना है तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भेजते हैं, तो जनरली पायलट्स वगैरह ये सब नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। अपने को मेन काम है लैटिट्यूड का, लॉन्जिट्यूड का नहीं है, लैटिट्यूड का है। लैटिट्यूड ड्रॉ कैसे करते हैं ध्यान रखना। लैटिट्यूड्स याद है कि आप लोगों को क्या होते हैं, ये अर्थ है, और लॉन्जिट्यूड्स भी दोनों बता रहते हैं। बताओ लैटिट्यूड्स क्या रहते हैं, अपने को उसका ही काम है। और कितने रहते हैं, तो लैटिट्यूड्स रहते 180, ये है अपना इक्वेटर, इसको बोलते 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। 90 लैटिट्यूड्स ऊपर रहते, 90 लैटिट्यूड्स नीचे रहते। तो ऊपर है तो नॉर्थ बोलेंगे और नीचे है तो लैटिट्यूड को साउथ बोलेंगे। तो ये सर्कल है पूरा अर्थ के राउंड ऐसा बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल जो पॉइंट है ये है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब बाकी के लैटिट्यूड्स कैसे बनाते देखना। सबसे पहले ये अपना सेंटर है, अब अपन यहाँ पे एक एंगल बना लेंगे
सपोज मैंने ये एंगल बनाया 30 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इस पॉइंट पे सर्कल बना लो अर्थ पे या ग्लोब पे, तो इसको बोलते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड। देखना 30 डिग्री लैटिट्यूड, यानी अगर ये एंगल जैसे यहाँ सर्कल दिया है, किसी ने बोला कि ये लैटिट्यूड बताया नहीं अपने को, बताओ ये लैटिट्यूड कितना है, तो यहां से ड्रॉ करो ये एंगल गिन लो, अगर ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है तो अपन 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले सर्कल पे है। तो ऐसे लैटिट्यूड्स बनाते हैं। ये अर्थ पहले एंगल बनाएंगे 1 डिग्री का, तो जो सर्कल बनेगा इसके बाद वो 1 डिग्री लैटिट्यूड, फिर 2 डिग्री, 3, 4, टोटल कितने 90 लैटिट्यूड्स ऊपर और वैसे 90 लैटिट्यूड्स नीचे। हर 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड बनाते हैं। तो ये 30 पे है, जैसे अपन 1 डिग्री का अगर बनाएंगे तो यहाँ कहीं तो भी आएगा एग्जैक्ट, इसके बाद समझो थोड़ा सा, तो इस सर्कल के पैरेलल दूसरा सर्कल आएगा, इक्वेटर को पैरेलल, ठीक है, और तो गोल है, ठीक है, तो सेंटर वाला जो सर्कल है वो, उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल आएगा 1 डिग्री पे वो रहेगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2, 3, ये 30 पे है, तो 30 डिग्री पे जो सर्कल है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड, फिर 45 और एक 90, तो 90 लैटिट्यूड्स, यानी हर 1 डिग्री पे एक लैटिट्यूड, तो टोटल 90 ऊपर, टोटल 90। और लॉन्जिट्यूड्स कैसे बनाते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है सीधे ऐसे पूरे सर्कल में नहीं रहेंगे, यार ग्लोब अगर देखेंगे तो ऐसे लाइंस रहेंगे ऐसे, तो टोटल कितना है अराउंड 360, तो 360 लॉन्जिट्यूड्स है। और लॉन्जिट्यूड्स का भी अपने को काम नहीं है, वो खाली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रहते हैं। ये पूरे सर्कल है, ये सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर वाला, उसके बाद फिर से देखो, तो ये समझ में आया ना, लॉन्जिट्यूड कितने रहते हैं 360, एक नॉर्थ टू साउथ, फिर 1 डिग्री पे दूसरा बनाएंगे नॉर्थ टू साउथ, फिर तीसरा, चौथा, और ऐसे पूरा सर्कल में है तो 360। तो इसका कोई काम नहीं है अभी अपने को। ये देखो वापस, तो अर्थ इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रही है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स पोजीशन बताने के काम आते हैं, तो अपने को लॉन्जिट्यूड का कोई काम नहीं है। फिर से देखना लैटिट्यूड ड्रॉ कैसे करते हैं। ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोल रहे हैं। अब दूसरा सर्कल बनाना है इसके राउंड, तो यहाँ पे पहले बनाएंगे 1 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री पे जो सर्कल बनेगा पूरा उसको नाम देंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड। फिर दूसरा एंगल बनाएंगे 2 डिग्री का, फिर 2 डिग्री लैटिट्यूड, तो ऐसे 30 डिग्री लैटिट्यूड, 45, फिर 60, फिर 90, तो 90 ऐसे सर्कल्स ऊपर आएंगे, 90 ऐसे सर्कल्स नीचे आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स रहते हैं 180, 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखो। तो लैटिट्यूड का इसमें क्या फर्क पड़ेगा रोटेशन में, अपने वेट में, वो भी लिखेंगे भी अपन डिटेल में, पहले इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लैटिट्यूड्स कैसे ड्रॉ करते ध्यान रखना। ये अपना सर्कल देखो, अब मेरे पास एक देखो, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रही ऐसे, ठीक है। तो यहां सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, ये देखो, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये टच हो गया, तो ये 0 डिग्री है। फिर यहां से 1 डिग्री लेंगे, जैसे ये है, फिर दूसरा सर्कल आएगा उसको भी पैरेलल, ये देखो पैरेलल उसको, ठीक है, ये देखो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल, ये 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री पे एक सर्कल, फिर 3 डिग्री पे, फिर 4 डिग्री पे, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और ऐसे यहां तक 90 पोल तक। तो 90 लाइंस इक्वेटर को पैरेलल है, सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल आएगा ना ऐसा, पूरा सर्कल। तो लैटिट्यूड पूरे सर्कल है, देखो फिर से बता रहा हूं, ये यहां से पूरा सर्कल ऐसा पूरा राउंड रहेगा ऐसा, ये 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री पे देखेंगे यहाँ पे, तो 1 डिग्री पे सेंटर से, इसके सेंटर से, जो सेंटर है बीच में अर्थ का, यहाँ पे, यहाँ से 1 डिग्री का एंगल लेंगे, 1 डिग्री का जहां इंटरसेक्ट हो रहा वहां पे एक लाइन बना देंगे गोल, इसको पैरेलल, फिर दूसरे डिग्री पे, फिर तीसरे से, टोटल 90। तो ये जो सारे सर्कल है इक्वेटर वाले सर्कल को पैरेलल रहेंगे। So these are the latitudes are the line parallel to the equator. इक्वेटर को पैरेलल चलेंगे ऊपर तक, 90 ऊपर 90 नीचे। तो ये इक्वेटर वाला बड़ा सर्कल सबसे, फिर 1 डिग्री यानी ग्लोब के सेंटर से एक एंगल बनाएंगे 1 डिग्री का, जैसे ये बनाया 30 डिग्री, तो मान लो 30 डिग्री यहाँ आ रहा सेंटर से उसके, ये यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे ऐसे अपन, ये सर्कल बना लिया अपन ने, तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड वाला सर्कल है, तो ऐसे याद रखो। अब लैटिट्यूड का क्या काम आएगा वो भी देखते हैं, इतना नोट डाउन करो। अब अपन आएंगे मेन अपने रोटेशन ऑफ द अर्थ पे। ये टेक्स्ट बुक वालों ने डिजाइन करते समय बहुत गड़बड़ कर दिया उसमें। ये चैप्टर सर्कुलर मोशन के बाद ही होना चाहिए था 12th के ग्रेविटेशन। ठीक है, समझाना है, ध्यान देना, ठीक है, इतना नोट डाउन करो। अब लैटिट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता दिया। एंगल ड्रॉ करो इक्वेटर के साथ, तो अगर वो 30 डिग्री एंगल है तो एक्सटेंड करो, फिर से देख लो। ये अपना इक्वेटर, ठीक है। किसी ने बोला 30 डिग्री लैटिट्यूड बताओ, तो अपन यहां से एंगल ड्रॉ करो 30 डिग्री। अब यहां टच हो रहा, तो यहां एक सर्कल ऐसा पूरा गोल बना लो इक्वेटर के पैरेलल। ये इक्वेटर का सर्कल है, पूरा गोल है, उसको पैरेलल ये सर्कल रहेगा, तो डॉटेड लाइन से दिखा देते पीछे वाला। तो 30 डिग्री यहां टच हो रहा, यहां पे सर्कल बना लो, ये है अपना 30 डिग्री लैटिट्यूड वाला सर्कल। ऐसे ड्रॉ करते हैं। 45 बोला तो यहां से 45 एंगल ड्रॉ करो, यहां पे जो सर्कल रहेगा वो 45 डिग्री लैटिट्यूड। 90 यहां पे, तो वैसे 90 ऊपर सर्कल, 90 नीचे सर्कल रहेगा, ये सबसे बड़ा। फिर रेडियस कम होते जाएंगे, यहां पे 0 रेडियस, सेंटर पॉइंट ही आएगा वहीं पर। तो 90 लैटिट्यूड्स ऊपर, 90 लैटिट्यूड्स नीचे। तो जितना एंगल बनाएंगे यहां पे और वहां सर्कल बना लो। अगर 30 एंगल है तो 30 डिग्री लैटिट्यूड, अगर ये एंगल 45 है तो 45 डिग्री लैटिट्यूड पे है वो सर्कल। तो ऐसे ड्रॉ करते लैटिट्यूड्स। अब अपन शुरू करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन, और उसमें लैटिट्यूड भी है। लैटिट्यूड का भी काम है, वो क्या है देखते हैं। इतना नोट डाउन करो, आगे चलो। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे अपना वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और उसमें लैटिट्यूड भी आएगा। अब ध्यान देना, ये है अर्थ, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इक्वेटर है समझो। अभी अपन समझो इक्वेटर पर ही है, बाकी जगह तो बाद में देखेंगे। तो अपना फोर्स एक्ट होगा, देखना मैं पहले ही बता रहा, आप यहाँ हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, वेट जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अपन कहीं पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट, वो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सिर्फ इजी जाना चाहिए इसलिए यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी निकालेंगे तो वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ से अपन नीचे नहीं गिर रहे, फिर से बता रहा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वेट। तो अभी अपन यहाँ है, मान लो अर्थ स्पिन नहीं हो रही, तो अपना वेट का फॉर्मूला क्या है mg, ठीक है। अब मान लो अर्थ स्पिन हो रही, तो ये तो फोर्स है, पर अपने पे एक और फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज Fc, और वी कैन से सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल नहीं बोल रहा, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर नहीं, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लो अर्थ अगर रोटेट नहीं हो रही होती, तो अपने बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स होता, वेट mg, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बट अब अर्थ रोटेट हो रही, तो एक और फोर्स एक्ट हो गया, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर मेरे को इफेक्टिव लिखना है फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो एक्चुअल फोर्स ये mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा करना पड़ेगा। यानी इस फोर्स की वजह से जो अपना एक्चुअल वेट है वो अपन फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने बॉडी पे एक और फोर्स एक्ट हो रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मान लो अर्थ ने, किसी ने बोला कि अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया, अब स्पिन हो ही नहीं रही, सर्कुलर मोशन ही नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर भी नहीं रहेगा। यानी अपने बॉडी पे जो फोर्स रहेगा इफेक्टिव, इट विल बी इक्वल टू ओनली वेट mg। कुछ माइनस करना पड़ रहा है क्या? नहीं, यानी अपने को अपना वेट ज्यादा फील होगा। यानी अर्थ ने अगर स्पिन होना बंद कर दिया, तो इक्वेटर पे अपना वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा पर बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर अभी अपन g की वैल्यू ले रहे हैं 9.8, मास तो चेंज नहीं हो रहा, g चेंज होगा। g की वैल्यू 9.8 की जगह में भी शायद 9.83 हो जाए, यानी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर g की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई तो वेट का फॉर्मूला भी बढ़ गया mg। क्यों बढ़ रहा समझ में आया ना? फिर से समझ लो, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाया है, ठीक है।
देखो अगर अर्थ स्पिन नहीं हो रही तो अपन यहाँ ये अपन है अपनी बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा, वेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ mg, इफेक्टिव वेट mg, ठीक है, g की वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा होगी। अब जैसे अर्थ ने स्पिन होना शुरू कर दिया समझो, तो यहाँ पे अपने बॉडी पे एक और फोर्स एक्ट होगा विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, इसीलिए वेट में से ये माइनस होगा। मान लो जस्ट एग्जांपल ले रहे, ये पहले 2 था, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कम है, समझो 0.3 है, तो पहले आंसर जहां अपना फोर्स 10 आ रहा था, अब वही अपना फोर्स आएगा 10 माइनस 0.3 यानी 9.7। यानी अभी अगर इक्वेटर पे मैं खड़ा हूं वेइंग मशीन पे, अगर मेरा वेट आ रहा समझो 100 न्यूटन, तो अगर अर्थ स्पिन होना बंद कर दे तो मे भी शायद वो हो जाए 100.5 न्यूटन, थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्यों थोड़ा ज्यादा आएगा? अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जो अपने वेट के अपोज में था वो हट गया। समझ में आ रहा? तो अभी अगर अपन इक्वेटर पे अपना वेट गिन रहे तो वो एक्चुअल वेट नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है, बट अर्थ ने अगर स्पिन होना बंद कर दिया तो अपन अपना एक्चुअल वेट गिन पाएंगे। समझ में आया? इन कॉन्ट्ररी अगर दूसरी तरफ देखें तो अर्थ अगर फास्ट रोटेट होना शुरू हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती कि जहां वेट mg और ये सेम हो जाएंगे तो अपने को अपना वेट कितना फील होगा? 0। ऐसा भी हो सकता है, बट अर्थ फास्ट होने नहीं वाला, न्यूमेरिकल में आ सकता है, सोचने वाला कुछ भी डाल सकते हैं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी जब अपने को अपना वेट 0 फील होगा। मान लो अर्थ फास्ट रोटेट होने लगती तो न्यूमेरिकल में आए तो इमेजिन करना ही पड़ेगा। अर्थ रुकने वाली है क्या? नहीं। अर्थ फास्ट होने वाली है? नहीं। पर फिर भी अपने को लॉजिक समझना है। तो अर्थ अगर रुक गई, सपोज अर्थ रुक गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गया, यानी अपन अपना एक्चुअल वेट गिन पाएंगे। अगर अर्थ ने फास्ट रोटेट होना शुरू कर दिया जितना अभी वो रोटेट हो रही, तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मगर कम है, बहुत ही कम है समझो, तो फर्क पड़ रहा वेट में पर थोड़ा सा है, पर है फर्क है। अगर अर्थ फास्ट स्पिन होना शुरू कर दे तो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा, और ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको भी बैलेंस कर लेंगे, तो नेट 0, यानी अपने को 0 वेट फील होगा अपना, जैसे स्पेस में होगा, वही है, ध्यान रखना। तो ये मेन तो ये फॉर्मूला है, कैसे टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, फिर से बोल रहा टेक्स्ट बुक में से ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना, उन्होंने बताई की है उसमें, जैसे मैं बता रहा वैसे ही लिखना, फाइनल आंसर वही है, इसमें भी कोई मार्क कट करने वाला नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना, उन्होंने जबरदस्ती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट वहां से हटा दिया, क्योंकि वो है ही नहीं 11th, वो तो 12th में, तो वो हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना। देखो फिर से एक बार समझा जाता है, थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। मान लो अर्थ रोटेट नहीं हो रही, अब रोटेट, तो देखो मान लो अर्थ रोटेट नहीं हो रही, अपने बॉडी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो खाली एक ही फोर्स है, वेट mg, यानी अभी मेरे बॉडी पे जो इफेक्टिव फोर्स है वो सिर्फ है mg, g इज द एक्चुअल वैल्यू, g एक्चुअल वैल्यू है जितनी होनी चाहिए। मान लो अर्थ ने रोटेट होना शुरू कर दिया, तो जैसे ही अर्थ रोटेट होना शुरू होगी अपने बॉडी पे एक और फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इसके अपोज में है तो वेट mg माइनस ये कर दिया, तो ये अपना इफेक्टिव है, ये कम है पर है, यानी एक्चुअल में जहां मेरे को वेट 10 गिनना चाहिए था वहां ये माइनस हो जाएगा, समझो 10 माइनस 0.1 तो इट विल बी 9.9, तो अपन थोड़ा सा वेट अपना कम ही गिन रहे हैं, कि अगर अभी अपन वेइंग मशीन पे खड़े हो तो अपन अपना एक्चुअल वेट नहीं गिन रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो कम हुआ है वो गिन रहे हैं। तो ये इक्वेशन अपन लिखने वाला है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, एक चीज याद रखो। अब इतना तमाशा क्यों किए सर, लैटिट्यूड का क्यों समझाए, वो भी समझ लो। अब समझो इक्वेटर पे थे यहाँ पे, अब मान लो अपन यहाँ है तो अपना सर्कल ये है, ये सर्कल की रेडियस डेफिनेटली ज्यादा है, ये सर्कल की रेडियस डेफिनेटली कम है, यानी आप जितना हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, ये मान लो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे अपन गोल घूम रहे हैं, तो जितना आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे उतना सर्कल की रेडियस कम होते जाएंगी, और सर्कल की रेडियस कम हो रही मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ रेडियस कम हो गई, यहाँ देखो यहाँ सबसे ज्यादा दूर है अपन सेंटर से, सर्कुलर मोशन के, ये सर्कुलर मोशन का सेंटर है, अभी अर्थ का सेंटर नहीं बोल रहे, ये सर्कुलर मोशन का सेंटर है,
अभी यहाँ देखो रेडियस कम, यहाँ पे रेडियस और कम और यहाँ पे रेडियस 0। तो सर्कुलर मोशन का इफेक्ट मैक्सिमम कहाँ है? इक्वेटर पे, और मिनिमम कहाँ है? पोल्स पे। मिनिमम इफेक्ट है 0, यानी अपन सेंटर पे खड़े हैं एक्सिस के, वही घूम रहे वही सेंटर पे, तो अपने बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट मैक्सिमम यहाँ है। जैसे आप हायर लैटिट्यूड में इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, एक ही बात है, 90 ऊपर है 90 नीचे है, तो कोई भी हायर लैटिट्यूड पे अगर आप लेंगे तो आपकी रेडियस चेंज हो गई सर्कुलर मोशन में। मैं अर्थ की रेडियस की बात नहीं कर रहा, अर्थ की रेडियस यहाँ पे भी उतनी है, अर्थ की रेडियस यहाँ पे भी उतनी है, बट अपन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे अपन सर्कल परफॉर्म कर रहे थे तो डेफिनेटली रेडियस ज्यादा है। हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो सर्कल देखो छोटा होते जा रहा है, यानी सर्कुलर मोशन की रेडियस कम होते जा रही है। तो रोटेशन का भी इफेक्ट है और साथ में लैटिट्यूड का भी, रोटेट तो हो ही रहे पर रेडियस चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, इसीलिए इसमें लैटिट्यूड भी आने वाला है। तो अब ये देखो, अब अपन अपना डेरिवेशन शुरू कर सकते हैं। इतना समझ गया होगा, आगे चलते देखो फिर से। इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू वेट mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकit दोनों अपोजिट है। ये इक्वेशन याद रखो, ये यूज करने वाले हैं। देखो नोट डाउन कर लो। अब देखो डायग्राम में है, डायग्राम समझना, रोटेशन और लैटिट्यूड दोनों मिक्स करना है। कैसे मिक्स होंगे समझ में आया? देखो डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाएंगे, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ना अपन इक्वेटर पे लेने वाले हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, ना अपन पोल पे लेने वाले हैं 90 डिग्री लैटिट्यूड पे। पर मैंने अभी समझाया, यहाँ सर्कुलर मोशन की रेडियस ज्यादा है, यहाँ सर्कुलर मोशन की रेडियस 0 रहेगी, क्योंकि अपन यहीं पे गोल घूम रहे हैं तो सेंटर पे ही है। तो फिर अर्थ के सेंटर नहीं, सर्कुलर मोशन के सेंटर की बात कर रहे हैं ना। तो इफेक्ट मैक्सिमम, इफेक्ट 0, अपन बीच में कहीं तो मिलेंगे, जनरल इक्वेशन बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ इफेक्ट मैक्सिमम है और यहाँ इफेक्ट 0 है। जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो रही मैक्सिमम। कितना फर्क है वो भी देखेंगे। जी की वैल्यू चेंज हो रही मतलब वेट भी चेंज हो रहा, ठीक है ना। अपन लैटिट्यूड लेंगे सपोज थीटा, यानी अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और मैं बोल दूं कि ये एंगल है 30 डिग्री, तो अपन यहाँ 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है, सर्कल बना लेंगे। तो ये यहाँ पे अपना सर्कुलर मोशन है, तो ये लाइन पीछे से ऐसा वॉल के राउंड गोल जैसा अर्थ के राउंड, ठीक है। ये अपना सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ये अपना सेंटर ऑफ अर्थ। ध्यान रखना है, अपन इक्वेटर पे भी नहीं ले रहे, पोल पे भी नहीं ले रहे, बीच में कहीं तो भी ले रहे जहां एंगल कितना है? थीटा। अब ध्यान दो, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ अर्थ नहीं। जब अपन ने इक्वेटर कंसीडर किया था तो ठीक है, यही मेरा सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन था और यही मेरा सेंटर ऑफ अर्थ था, प्रॉब्लम नहीं था। पर यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ ये है और ये है सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसके पहले जो भी मैंने आप लोगों को समझाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके बाद वो लैटिट्यूड वाला लॉजिक, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना आपको लिखना है। डेरिवेशन जितना अभी बता रहा उतना ही लिखना है, वो खाली कॉन्सेप्ट के लिए था, ठीक है। अब वेट तो वही रहेगा यहाँ पे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये दो डायग्राम में चेंजेस याद रखो। ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर लेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की रेडियस, ठीक है। हाँ, तो ये है स्मॉल आर, ये थोड़ा सा हटा देते सर्कल, ये है स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, अपने को पता है अल्टरनेट एंगल। इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है OCP, इन ट्राइंगल OCP cos थीटा ले रहे, ये एंगल थीटा है, cos थीटा इट इज एडजेसेंट r अपॉन हाइपोटेनियस कैपिटल R। ये वेट है फोर्स, देखो लगे तो फिर से बना देता, देखो ऐसे रहेगा,
ये है r रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये एंगल है थीटा। सो इट इज एडजेसेंट यानी r अपॉन हाइपोटेनियस कैपिटल R, ये काम आएगा आपको, क्योंकि अर्थ की रेडियस गिवन रहेगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं देंगे, खाली लैटिट्यूड बोल देंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो सर्कुलर मोशन की रेडियस को अपने भी निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूले से सर्कुलर मोशन की रेडियस आप निकाल सकते हैं। किसी ने बोला 30 डिग्री लैटिट्यूड, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, एंगल पता है 30, तो r की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, स्मॉल r की, ठीक है। नाउ इक्वेटर पे जब थे तब इफेक्टिव फार्मूला क्या लिखा था, देखो, वेट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोज में, तो वेट mg, सॉरी, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू वेट mg माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर ये वेट और F अभी अपोजिट में नहीं दिख रहे, ठीक है, तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, याद है रिजॉल्व करना, एक ये कंपोनेंट, दूसरा यहां नहीं लेना, रिजल्टेंट शुड बी अलोंग द डायगोनल, तो एक ऐसा है, तो ये एंगल अगर थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा रहेगा, क्यों थीटा, अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा F sin थीटा। तो इसका तो कोई काम नहीं है, डायग्राम कंप्लीट हो गई। देखो यहां पे कुछ नहीं लेना था अपने को, क्योंकि वेट mg और Fc एग्जैक्टली अपोजिट में थे, तो छोड़ दो, पर वहां पे भी देखते क्या आएगा, एंगल 0, दोनों अपोजिट में, एंगल 0, cos 0 इज 1, ठीक है, तो वो ले सकते थे अपन, पर लेने की जरूरत नहीं। पर यहां पे देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और वेट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। फिर से एक बार डायग्राम में समझा रहता, ध्यान देना, देखो फिर से, ये है वो अर्थ, ये अपन यहां लिए, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का सेंटर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, और कौन सा सेंटर, सर्कुलर मोशन का सेंटर, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, चाहे आप कहीं पे भी हो, मैंने बताया इधर रहेगा, अब ये दोनों अपोजिट में नहीं है, इसीलिए Fc को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये आएगा F cos थीटा, और ये लिया है F sin थीटा। देखो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, डेरिवेशन में स्टेप्स ज्यादा नहीं है, ये पॉइंट और ये डायग्राम अगर बराबर निकल लिए तो हो गया, ठीक है, समझ में आई है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, वेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, अब वेट और Fc अपोजिट में नहीं थे, तो ये निकाल लिया। रिजॉल्व करना आता, वेक्टर्स में रिजॉल्व करना सिखाया है, बहुत जगह काम आएगा रिजॉल्व करना, रिजल्टेंट शुड बी अलोंग द डायगोनल। नाउ अब डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखो ध्यान से, इतना पार्ट देखो, वेट mg और उसके अपोज में कौन है, कौन है, डायग्राम देखो, वेट mg के अपोज में कौन है, Fc cos थीटा, वो लिखो, बस एक स्टेप है, ध्यान से देखना। So effective weight, it is mg actual weight minus Fc, जब इक्वेटर पे थे, अभी Fc cos थीटा है, तो cos थीटा है, when theta is the latitude। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेशन अपने को पता है, 3 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी वही रहेंगे, सिर्फ माइनस साइन, तो अभी माइनस साइन नहीं लेंगे, F इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर, ये लिखेंगे, F की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज mr ओमेगा स्क्वायर, सो m स्मॉल r की जगह यहां से वैल्यू डाल, क्या आएगा, r cos थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसके बाद ये लिखो, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, तो m स्मॉल r की जगह इधर से वैल्यू डाल दो, r cos थीटा, और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, हुआ है सब सर्कुलर मोशन में। अब वैल्यू डालो, नया वेट mg डैश, न्यू g की वैल्यू, जैसे अभी अपन ले रहे समझो 9.8, अगर अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो अभी ये 9.8 ले रहे हैं, बट एक्चुअल वैल्यू उससे थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, तो इट इज mg माइनस f की वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर, पहले लिख लेते, इसमें भी cos थीटा है, इसमें भी cos थीटा है, तो
तो यहाँ कर देते cos स्क्वायर थीटा, m और m कैंसिल, सो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से g की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है वो निकाल सकते हैं, या चेंज कितना है वो निकालना है तो ऐसा करो, g इसको उधर ले लो माइनस g डैश इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बस इतना सही है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो, इफेक्टिव वेट अपना वेट एक्चुअल में होना चाहिए था mg, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस करना है उसमें से, तो ये अपना एक्चुअल वेट है, ये अपना अपरेंट वेट है जो अभी अपन गिन रहे हैं, यानी g की वैल्यू अभी कम है, एक्चुअल में ज्यादा होनी चाहिए थी। तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये रहा g माइनस g डैश, कितनी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी। इस इक्वेशन में अगर आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोटेशन की वजह से g की वैल्यू कितनी कम है, यानी अपन ले रहे हैं 9.8, बट उससे ज्यादा होनी चाहिए थी थोड़ी सी, ठीक है। इक्वेटर और पोल का पता था, बस डेरिवेशन खत्म हो गया, स्पेशल केस में आएगा वो, तो ये मिटा देते। देखो डायग्राम मिटाऊंगा, डायग्राम मेन है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग लिखा है, तो टेक्स्ट बुक फॉलो मत करो, जैसे मैंने बोला है वैसे ही ध्यान रखना और वैसे ही लिखना है उसको। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फाइनल आंसर टेक्स्ट बुक में भी यही है, और उन्होंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर था उसको ही अजीब तरीके से लिया हुआ है, छोड़ दो उसको, यही फॉलो करो। स्पेशल केस लेते, ये देखो इक्वेटर और पोल का समझा देते, ये मिटा रहा, देखो यहाँ थीटा की वैल्यू 0, यहाँ थीटा की वैल्यू 90, तो वही अपन लेने वाले हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कहाँ फर्क पड़ रहा है वो देखो। तो लैटिट्यूड के हिसाब से रेडियस बदल जाएगी सर्कुलर मोशन। सबसे पहले पोल का ले लेते, चलो फर्स्ट पोल पे थीटा की वैल्यू है 90, सो वी कैन से cos थीटा इज 0, so g minus g dash is equals to 0, so g is equals to g dash, यानी अभी अपन पोल पे जाके अपन ना वेट जो गिनेंगे वही वेट अर्थ ने रुक भी गई तो भी उतना ही मिलेगा, और अर्थ अगर फास्टली रोटेट हो रही तो उतना ही मिलेगा, यानी इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज 0, ऐसा बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज 0 एट द पोल्स। इक्वेटर पे देखते हैं, g माइनस इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा इज 1, cos 0 इज 1, so g minus g dash is r omega square, cos 1 तो 1 है। रेडियस ऑफ द अर्थ और ओमेगा अपन निकाल सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला है अपने पास सर्कुलर मोशन का 2 पाई अपॉन t, या टाइम पीरियड कितना लेंगे, कितना लेंगे, अर्थ का खुद का स्पिन, न्यूमेरिकल में ये गिवन नहीं रहेगा, खुद ही याद रखना पड़ेगा, ये सॉल्व करने के लिए आए तो रेडियस गिवन रहेगी 6400 किलोमीटर, और टाइम पीरियड अपने को खुद याद रखना है, अपन अर्थ पे रहते ना, अर्थ पे ही है अपन लोग, तो अपने को टाइम पीरियड पता है अर्थ का खुद के एक्सिस के राउंड 24 आवर्स, तो यहाँ t की वैल्यू 24 आवर्स ले सकते हैं। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 0.033 अप्रोक्सीमेटली 8, देखो इतना आंसर मिलेगा, ठीक है, और यूनिट डाल दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक्सटेंड कितना है तो 6 भी लिख सकते हैं। तो अब मान लो अभी अपन ले रहे 9, मतलब एक्चुअल जो g की वैल्यू है और अभी जो g की वैल्यू मिल रहा है अपन रोटेशन की वजह से, उसमें कितने का फर्क है, 0.03386, यानी मान लो अभी मैं ले रहा 9.8, तो अगर आपने स्पिन होना बंद कर दिया तो इतना उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी नई वैल्यू हो जाएगी 9.83386। तो अगर g की वैल्यू चेंज हो गई तो वेट भी बदल गया, ठीक है। तो अभी अपन गिन रहे सपोज 9.8, अगर अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो g की वैल्यू में कितना फर्क पड़ रहा, 0.03386, यानी उतनी g की वैल्यू बढ़ जाएगी, या उतना mg एक्चुअल जो है वो गिनेंगे अपन, देखो। तो ये याद रखना, सॉल्व नहीं करना है इसको, सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद रखना। तो पोल पे इतना, इक्वेटर पे इतना, इक्वेटर पे इफेक्ट है मैक्सिमम और पोल पे इफेक्ट है मिनिमम 0, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखना, तो अगर आपने स्पिन होना बंद कर दिया तो इक्वेटर पे g की वैल्यू कितने से इंक्रीज होगी, कितने से इंक्रीज होगी, g माइनस g डैश, यानी एक्चुअल वैल्यू और अभी जो गिन रहे हैं वो g डैश इफेक्टिव, तो दोनों में डिफरेंस कितने गए, 0.03386,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट। अगर अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो g की वैल्यू इतने से इंक्रीज हो जाएंगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतने से इंक्रीज हो जाएंगे। मास तो उतना ही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतने से इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? तो याद रखो, अगर अर्थ रोटेट हो रही उसकी वजह से भी g की वैल्यू में फर्क है। कम नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि वेट तो है ही पर उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसीलिए इफेक्टिव फोर्स कम है थोड़ा सा। तो अपन जो अपना वेट गिन रहे हैं वो भी थोड़ा कम गिन रहे हैं। अगर अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो इक्वेटर पे इतना फर्क पड़ जाएगा g की वैल्यू। ठीक है, देखो तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, और उसमें लैटिट्यूड्स भी आ गए, थीटा इज द लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड जितना हायर जाएंगे ऊपर या नीचे कहीं पे भी तो रेडियस कम होती जाएगी, इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी कम होगा। और पोल पे इफेक्ट ऑफ रोटेशन है मिनिमम मतलब 0, और इक्वेटर पे मैक्सिमम, और कितना है 0.03386। किसी ने पूछा क्या है ये, तो याद रखना अर्थ ने स्पिन होना बंद कर दिया तो g की वैल्यू कितने से इंक्रीज होंगी? 0.03386 से वो g की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इसके बाद लास्ट है रोटेशन का, सॉरी शेप ऑफ द अर्थ का, वो देखते हैं। अब देखो, अब हम लेंगे वेरिएशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ द अर्थ। ये तो बहुत इजी है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। ध्यान दो, करोड़ों साल पहले जब अर्थ बनी थी तो ऐसा बोलते बिग बैंग हुआ था, एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था कोई स्टार में, तो उसके पार्टिकल्स सब स्प्रेड हो गए इधर उधर, तो वही अर्थ है। बड़ा स्टार था तो उसका पार्टिकल अर्थ है सब। ठीक है, तो एक्चुअल में जब ताजी ताजी अर्थ बनी थी इट वाज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। करोड़ों साल पहले इट वाज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, तो एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप में थी इनिशियली। अब उसमें स्पिन होना शुरू किया, तो स्पिन होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हुआ जिसका इफेक्ट इक्वेटर पे मैक्सिमम था। तो थोड़ा सा क्या हुआ, अर्थ पोल्स पे थोड़ी फ्लैट हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और यहां पे थोड़ा सा बल्ज निकल गया, पेट निकल गया उसका, बल्ज आ गया उसमें थोड़ा सा, यानी अब बन गई लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, अब पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली हुई है। तो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, ऐसा है फ्लैट है। तो यहां पे थोड़ी सी फ्लैट है और यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल्ज है, देखो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। तो हुआ क्या, जब अर्थ फ्रेश बनी थी वो बिग बैंग के बाद, तो अर्थ वाज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, ये सॉलिड क्रस्ट नहीं था। ठीक है, हॉट गैसेस से बनी हुई थी, तो एग्जैक्टली स्फेरिकल थी। जब उसने स्पिन होना शुरू किया तो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हुआ जिसका इफेक्ट इक्वेटर पे मैक्सिमम है। तो एग्जैक्ट स्फीयर होने की जगह आपको यहां से थोड़ी चप्पी हो गई और यहां से थोड़ा सा बल्ज निकल गया बाहर की तरफ। एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, एग्जैक्ट स्फीयर होता तो ऐसा होता। अब यहां पे थोड़ा बाहर निकली हुई है और यहां से थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, तो इट इज लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, याद रखो जब एग्जैक्ट बनी थी इनिशियली हॉट गैसेस से तो इट वाज एग्जैक्टली स्फेरिकल, बट हुआ क्या, अब यहां से थोड़ी सी फ्लैट हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और यहां थोड़ा सा बल्ज आ गया उसमें ऐसा। तो अब ये मिटा दो और ये बना, ये हट गया। ठीक है, तो यहां से थोड़ी फ्लैट हो गई, ठीक है, यहां से भी फ्लैट हो गई और यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बल्ज आ गया। तो यहां रेडियस कम है, इट इज रेडियस ऑफ पोल, और यहां रेडियस ज्यादा है, रेडियस एट इक्वेटर। तो अर्थ ऑरेंज जैसी हो गई, ऊपर और नीचे से फ्लैट थोड़ी और बाहर से बल्ज निकला हुआ है थोड़ा सा। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना कि बल्ज क्यों है अर्थ का, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ताजी बनी थी तब एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप में थी, स्पिन पर हॉट गैसेस से बनी थी। फिर जब उसने स्पिन होना शुरू किया तो द पार्टिकल्स वेयर पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहां थोड़ा सा बल्ज निकल गया और यहां से थोड़ी अर्थ फ्लैट हो गई लाइक दैट ऑफ एन ऑरेंज। फिर कैसा थोड़े चेंजेस हुए, गैसेस बनी, बारिश हुई तो ऊपर का क्रस्ट सॉलिड हो गया, तो अब वो आगे नहीं बढ़ रहे, अब वहीं पे फिक्स हो गए। ठीक है, तो शेप ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स एंड हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर, यानी रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। यहाँ रेडियस कम है, अगर यहाँ डिस्टेंस गिनेंगे तो यहाँ अपन दूर है सेंटर से और यहाँ सेंटर से थोड़े से नजदीक है अर्थ के, और अप्रोक्सीमेटली अगर देखे लिखा हुआ नहीं है पर याद रखना
21 किलोमीटर का फर्क है इसकी और इसकी रेडियस में, अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का फर्क है। तो g की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एट द सरफेस, ये वाला है। बट यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो g की वैल्यू कम, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली है 9.78। अब पोल्स में रेडियस कम है, देखो अगर यहाँ रेडियस कम है तो g की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली है 9.83। अपन एवरेज ले लेते उसका 9.8, बट अलग अलग जगह अलग अलग है। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है बल्ज की वजह से, ऊपर से फ्लैट हो गई और साइड से बल्ज निकल गया, स्पिन हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब तो सॉलिड हो गई तो अब ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, जहां थे वहीं रुक गए, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बल्ज निकला हुआ है, बल्ज है वहां पे। रेडियस में फर्क है, यहाँ रेडियस ज्यादा है तो यहाँ रेडियस की वैल्यू ज्यादा डालेंगे तो जी की वैल्यू कम, कितनी है 9.78। यहाँ रेडियस कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, कितनी कम है 21 किलोमीटर का फर्क है समझा अप्रॉक्स। तो यहाँ कम है रेडियस कम डालेंगे, मास तो नहीं लेंगे, जी की वैल्यू नहीं, रेडियस कम तो जी की वैल्यू ज्यादा, तो शेप की वजह से ये फर्क है, बस इतना ही लिखना है। तो at the equator it is approximately 9.78 and at the poles it is 9.83. We are closer to the center by 21 kilometer approximately. रेडियस ज्यादा, जी की वैल्यू कम, रेडियस यहाँ पे कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा। बस हो गया, शेप वाला हो गया। तो अपने सारे वेरिएशन हो गए, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन एंड वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू शेप ऑफ द अर्थ। समझ में आया? जी की वैल्यू चेंज हो रही हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से और शेप के हिसाब से, तो वो सब बता दिया। पर अपन लेते समय एवरेज लेते 9.8, अपन सबका इफेक्ट काउंट करके वो एवरेज ले रहे, तो अपन हमेशा वही लेते 9.8, तो वही ले, पर इफेक्ट बता दिए सारे। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी है तो गैप रखेंगे 1-2 दिन की, उसके बाद दूसरा वीडियो डालेंगे, तो अच्छे से देख लो। होमवर्क, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, सिर्फ डेरिवेशन, पहले का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाया या लैटिट्यूड समझाया वो सिर्फ समझाने के लिए था, तो आप लोगों को वो लिखने का नहीं है, ना कुछ करना है, टेक्स्ट में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को समझ के करना है। तो रोटेशन वाला जो था, लैटिट्यूड वाला जो डेरिवेशन लिखा था, g माइनस जी डैश इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वो डिराइव करके पूरा भेजना है, पोल का और इक्वेटर का लिखना है, बस ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, तो उतना एक ही डेरिवेशन लिख के भेजना, बस सिर्फ डेरिवेशन, डायग्राम और पूरा डेरिवेशन। इक्वेटर तक का जो वैल्यूज लिखे थे 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g माइनस जी डैश, वहां तक लिख के भेजना। चलो नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे।